सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है सागर चावला और मेरा 20 अक्टूबर को रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और अब तो मैं ये बता के भी आप लोग को थक गया हूँ। अब तो सबको आप लोग को पता लग गया होगा कि 20 अक्टूबर 2023 को मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। और मैं अपने इस चैनल में आप सबको किडनी अवेयरनेस के तहत सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, मैंने क्या क्या फेस किया, और मैं अवेयर करता हूँ आप लोग को किडनी से रिलेटेड हर उस चीज़ के लिए जो आप लोग अपनी लाइफ में फेस ना करो। इंटायर जर्नी कहाँ से आपको किडनी फेलियर के बारे में पता लगता है और जब आप ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के लिए जाते हो तो वो सब मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ, जो भी हूँ, जहाँ खड़ा हुआ हूँ वो हूँ। और मैंने आपसे कहा था उन्हीं में से कुछ औरतों से मैं आपको मिलवाऊंगा। तो आज का ये व्लॉग उसी के लिए। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपनी मदर से, जिन्होंने अपना पेट चीर के भी मुझे अपनी किडनी दी। हाँ जी, तो आज का ब्लॉग मैं अकेले नहीं बनाऊंगा। आज हैं एक डोनर मेरे संग, एक मदर हैं जिन्होंने मुझे अपनी किडनी दी है। तो आज हम बात करेंगे इस पूरे ब्लॉग में एक मदर की साइड से, एक डोनर की साइड से, कि अब वो कैसा फील कर रही हैं, क्या है। तो यस, ये है मेरी मदर जिन्होंने मुझे किडनी दी थी। नमस्ते। हाँ जी, तो मम्मी अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम से लाइफ बिल्कुल सही चल रही है। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होती है? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको पहली बार ये पता लगा कि मेरी किडनी फेल हो गई है, और कैसा, मतलब क्या आपके अंदर चल रहा था, क्या एक्सपीरियंस था, मुझे जरा सबसे एक बार शेयर करिए कि एज अ मदर जब आपको पहली बार पता लगा कि आपके बेटे की दोनों किडनियां फेल हैं, क्या वो फेस था, और मतलब कब आपको ये पहली बार पता लगा? एक बार थोड़ा सा बताओ सबको। हम लोग जनवरी में लखनऊ गए थे शादी में, वहाँ से लौट रहे थे, फिर लौट के आए तो यहाँ पे आके ये नाइट में काम कर रहा था। फिर इसने एकदम से, मेरी बहू आके बोली कि मम्मी मम्मी इनको कुछ हो गया है। तो हम लोग सब ऊपर जाके देखे तो इसकी आइस एकदम रेड हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि क्या हो गया मनीष? तो इसने बोला मम्मी मुझे घबराहट सी हो रही है। फिर हम इसे लेके डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला इसका बीपी तो बहुत हाई है। तो और उस वक्त कितना हो गया था मेरा बीपी? 250 पे आ गया था। अच्छा, 220 180 करीब मेरा बीपी उस टाइम था जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास पहुंचा। बट स्टिल उस टाइम भी मैं खुद से गाड़ी चला के, ड्राइव करके डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा यार मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हे भगवान, बस पूरा रास्ता भगवान से प्रार्थना करते हुए जा रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, मेरा बेटा बिल्कुल सही हो जाए। तो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि इसको किडनी में प्रॉब्लम हो गई है। तो किडनी में प्रॉब्लम सुन के तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। एकदम से हम घबरा गए कि ये क्या हो गया। तो फिर सुबह उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट लिखे और जैसे ही उन्होंने बोला कि बीपी की वजह से किडनी डैमेज हो गई है। अच्छा, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि अब जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो एक चीज़ जो ये निकल के आई, ये एक मिथ है कि बीपी की वजह से किडनी खराब होती है। ऐसा नहीं था। मेरी किडनी खराब होने की वजह से मुझे हाई बीपी हुआ था। ये हमें बहुत बाद में पता लगा। हमें भी ये मिथ था कि बीपी की वजह से किडनी खराब हो गई, बट ऐसा था नहीं। किडनी खराब होने की वजह से बीपी हाई होता जा रहा था। जो हमारी लापरवाही थी, हमने कभी किडनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो किडनी की वजह से बीपी और शुगर होता है, बीपी और शुगर की वजह से किडनी खराब नहीं होती। फिर क्या हुआ? तो हम लोगों को बहुत घबराहट होने लगी कि ये कैसा हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में हमने पहली बार सुना था कि किडनी भी फेल हो सकती है। ऐसा मेरे जीवन में कभी, मेरे रिलेटिव में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरे बेटे की किडनी खराब हो गई। तो बहुत ही घबरा गए थे एकदम से। हम लोग तो रोने लगे थे। फिर इसका काफ़ी दिन इलाज चला, टेस्टें होती रहीं और साथ साथ इसकी सारे चेकअप वगैरह भी होते रहे। फिर आखिर में डॉक्टर ने ये बोला कि ये तो ट्रांसप्लांट का मामला आ गया है। फिर हम लोग बहुत ही घबरा गए कि कैसे होगा, क्या करना है। फिर इनके पापा ने बोला कि मैं किडनी दूंगा। फिर उनके सारे टेस्ट हुए तो बीच में फिर उनको भी प्रॉब्लम हो गई। उनके यूरिन में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया तो उनका भी रुक गया कि किडनी पापा नहीं दे सकते हैं। फिर मेरी बहू सामने आई, उन्होंने बोला कि मैं दूंगी। मम्मा आप घबरा क्यों रही हैं, इतना क्यों चिंता कर रही हैं, मैं आप बैठी हूँ ना। फिर उनके सारे टेस्ट हुए तो फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं बस यही हलचल होती रही कि अभी तो छोटी एज है, कैसे देगी, क्या करेगी। मैं इतनी परेशानियों से गुजर रही थी कि बस पूछिए नहीं। फिर अच्छा, इस बीच एक हमारे संग दिक्कत ये भी थी, क्योंकि मेरी शादी को ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं और हमने कुछ ऐसा प्लान किया था कि हम 5 साल तक बेबी प्लान नहीं करेंगे। बट पता नहीं क्या ऐसा कुछ भगवान को मंजूर था कि अचानक से ये सब हो गया। तो एक दिमाग में ये भी चीज़ थी कि अभी उसकी पूरी लाइफ है वर्षा की, और अभी छोटी भी है, अभी आगे उसको कंसीव भी करना है।
तो हम दिली दिल में हम लोग सब लोग ये चाह रहे थे कि वर्षा एकदम लास्ट में हम वर्षा को एज अ डोनर रखेंगे। जब तक पॉसिबल हो पा रहा है हम वर्षा से किडनी अभी इस फेस में तो नहीं लेंगे, क्योंकि अभी वो एज वाइज भी छोटी थी और उसकी एक पूरी लाइफ भी आगे आगे उसको कंसीव भी करना है और हमें भी अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो हम यही सोच रहे थे कि कुछ ऑल्टरनेटिव निकल आए, कुछ ऑल्टरनेटिव निकल आए। अब दिक्कत ये थी कि मम्मी का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप वो दोनों अलग थे। मेरा बी नेगेटिव है और मम्मी का ए बी नेगेटिव है। तो फिर जब पहली बार हम गंगाराम गए वर्षा की रिपोर्ट्स लेके, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे लिखा था कि ए बी वाले भी दे सकते हैं। तो मैंने तुरंत अपना फैसला लिया और कहा कि मैं आगे आऊँगी। मैंने डॉक्टरों से पूछा कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी नेगेटिव और ये भी दे सकते हैं, तो क्या मैं दे सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, आप तो मदर हो, आपको तो देना चाहिए, बहू को तो पीछे रखिए। फिर मैंने बोला सर मैं रेडी हूँ, मेरा टेस्ट करिए। फिर मैंने सारे अपने टेस्ट करवाए। जैसे जैसे मेरे टेस्ट क्लियर होते गए फिर मैं आगे आई कि मैं ही दूंगी अब तो। फिर इस बीच फिर बहू ने बोला कि नहीं मम्मा मैं बैठी हूँ ना, मुझे देने दीजिए, आपकी एज हो गई है। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे देने दीजिए, मेरी भी इच्छा ये है कि मम्मा दे। फिर मेरे एकदम से सारे टेस्ट क्लियर होने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आप मदर हो, आप ही दो। और मेरे को बेटे को किसी भी तरह से उसे ठीक करना था। ये मैं निर्णय ले चुकी थी कि मेरा बेटा जैसे पहले था उसी तरह से मुझे उसे खड़ा करना है और मैं उसे एक बार उसी लाइफ में इसको देखना चाहती थी। अच्छा मम्मी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताइए, जब प्री वर्कआउट होता है तो कौन कौन से टेस्ट आपको हुए और सबसे मुश्किल वाला टेस्ट कौन सा था? क्या वो DTPA टेस्ट सबसे मुश्किल था या DNA कराना सबसे मुश्किल था या बाकी जो छोटे मोटे टेस्ट हुए वो सबसे मुश्किल था? सबसे ज्यादा DTPA था। DTPA क्या दिक्कत आई उसमें? उसमें मुझे मशीन में डाला गया। अच्छा। फिर एक इंजेक्शन दिया गया, उसमें मुझे ये बोला गया कि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी गर्म होगी। फिर जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगा तो मेरे हाथ सुन्न हो गए। फिर वो धीरे धीरे मेरे अंदर दवाई गई, पेट में पहुंची, गले में आई, पैरों में पहुंची और एकदम से मुझे ये महसूस हुआ गर्म दवाई सी निकल गई है। तो वो टेस्ट बहुत ही मुश्किल था। टेस्ट तो सारे ही मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे बेटे के उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस यही दिख रहा था कि बेटा सही होना चाहिए, मेरा बेटा सही होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी, ये तो मेरा बेटा है, अगर किसी की भी किडनी खराब होती है तो डोनर को कभी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा इन सब में एक चीज़ बताइए, सर गंगाराम हॉस्पिटल का कितना योगदान रहा मेरे ट्रांसप्लांट में और क्या उनका मतलब किस तरह का उनका पार्ट रहा इस पूरी जर्नी में? गंगाराम के डॉक्टर्स सारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने हम लोगों का विल पावर और मजबूत किया और जो उनकी पूरी टीम थी वो तो सारी अच्छी थी ही। फिर वहाँ पे जो हमें पहले बताया गया, समझाया गया कि आपको किडनी देने में क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे करना है, तो वो हम लोगों ने सब बैठ के वीडियो देखे और हमें एक वीडियो दिखाया गया। तो वो सारी चीज़ें हमें देख के और भी अंदर से हिम्मत मिल रही थी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये काम मैं कर सकती हूँ। और भी जो भी लोग हैं ये काम किडनी डोनेट करने में कभी नहीं घबराए। अच्छा, तो 19 तारीख को मैं एडमिट हुआ था और 18 को मैं एडमिट हुआ था, 19 को आप एडमिट हुए थे। 19 को मैं एडमिट। फिर मेरा प्लाज्मा हुआ था, 2 प्लाज्मा हुए थे, फिर एक डायलिसिस हुआ था। आप मुझे वहाँ से स्टोरी बताओ, 20 तारीख को जब सुबह हमें ले जा रहे थे तो आपके अंदर क्या चल रहा था जब हमारे ट्रांसप्लांट के लिए ले जा रहे थे, सर्जरी के लिए जा रहे थे? और आपको याद है हम लिफ्ट में मिले थे? लिफ्ट में मिले थे। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। मुझे KTU से अलग ले जाया जा रहा था ट्रांसप्लांट के लिए और मम्मी ऊपर दूसरे वार्ड में एडमिट थी, 3rd फ्लोर पे, मैं 2nd फ्लोर पे। तो मैंने कहा कि मुझे मम्मी से एक बार लास्ट बार मिलना है और मम्मी ने कहा कि मुझे एक बार मेरे से लास्ट बार मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी मिल जाओगे, एक ही जगह होगा। तो इत्तेफाक सी बात थी कि हम लिफ्ट में 7th फ्लोर पे हमारा ऑपरेशन था, तो 6th फ्लोर पे हम लिफ्ट में दोनों साथ मिले और मतलब देख के एक दूसरे को बड़ा अचंभित हो गए कि अच्छा तू भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पे हूँ। फिर हम दोनों एक ही बगल में बेड पे, हमें तकरीबन आधा घंटा लिटाया था, तो हमने वहाँ भी बात करी थी। तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करो, ट्रांसप्लांट से 10-15 मिनट पहले क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में, आप क्या कुछ सोच रहे थे? कुछ ऐसा था, कुछ घबराहट टाइप, कुछ इमोशनल, कौन सी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी वो बताओ। मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन जिस वक्त मुझे अंदर ले जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तो थोड़ी सी घबराहट हुई कि अंदर क्या होगा, अब कैसे मेरे को क्या करेंगे, ये सब सोच के थोड़ी सी घबराहट हुई। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारनी है। बेटे से भी मैंने यही पूछा, मनीष तुम्हें कुछ हो रहा है क्या?
तो उसने भी बोला नहीं मम्मा कुछ नहीं हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है क्या? तो एक दूसरे को दोनों देख के थोड़ा सा नर्वस थे ही, लेकिन आंखों में आंसू लेके, और ऐसा लगा कि नहीं बेटा घबराना नहीं है। आंखों ही आंखों में हम लोगों ने बात की, मुंह से तो कुछ शब्द निकल ही नहीं रहे थे। अच्छा, और ये बताओ जब आप ऑपरेशन थिएटर में अंदर पहुंच गए तो वो कौन सा आखिरी लम्हा था जो आपको जहां तक याद है कि आपके संग क्या हुआ? वो मुझे जैसे ही टेबल पे लिटाया गया तो मेरा बीपी थोड़ा हाई हो गया। तो मेरे से पूछा गया कि आपका बीपी क्या हाई रहता है? मैंने कहा नहीं मेरा बीपी तो नॉर्मल रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो आपका बीपी हाई है। तो मैंने कहा हो सकता है। फिर उन्होंने बस मेरे से यही पूछा कि आप बेटे से बहुत प्यार करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ प्यार तो बहुत बेटे से हर कोई करता है। और बस इतना कहते ही मैं कब बेहोश हो गई, क्या हुआ मेरे साथ कुछ नहीं पता। फिर होश जैसे ही आया तो मेरे मुंह से बस यही निकला मनीष तो ठीक है ना, बस इतना ही था। और मतलब जब मम्मी को ले गए थे तो तकरीबन 15-20 मिनट तक मुझे नहीं ले गए थे। 15-20 मिनट बाद मुझे ले गए कि मम्मी का हो गया, उनकी किडनी निकाल ली गई है, अब आपको लेके चलना है। अब मुझे नहीं पता अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ होगा। तो फिर जब मुझे ले गए और तो हाथ पैर मेरे भी दोनों ऐसे करके कर दिए थे, और देन मुझसे पूछा कि आपका बीपी कैसे हाई हो गया, क्या हुआ था। मैं बस अपनी स्टोरी बता ही रहा था कि मैं कब बेहोश हो गया मुझे भी नहीं पता लगा। जब बाहर आए तो बस इतना मालूम है कि डॉक्टर्स ने मुझे बोला वो देखो आपकी मम्मी, आप ऐसे कर दो। तो बस मैंने लास्ट टाइम ऐसे किया, बस वहीं तक ही मुझे याद है। उसके बाद तो फिर मेरे को केटीयू में शिफ्ट कर दिया था, मम्मी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। 5-6 दिन बाद मम्मी को छुट्टी मिल गई थी, बट मेरे को तकरीबन 17 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। अच्छा मम्मी एक चीज़ और बताओ, जब 12-13 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे को छुट्टी मिल रही थी और सब कुछ ठीक था, अचानक से आपको घर पे आके बताया कि उसकी एक्यूट फेलियर हो गया है और अभी आज उसको छुट्टी नहीं मिल रही, उसकी बायोप्सी होनी है। बायोप्सी बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं, अच्छा जो भी बोलते हैं यार। मैं हमेशा, मैं कभी आज तक बायोप्सी और बायोप्सी पता नहीं, अभी वर्षा सुन नहीं रही आसपास, नहीं वो जरूर करेक्ट करती। जो भी होता है मेरी बायोप्सी वो मैं नीचे लिख दूंगा, पता नहीं क्या होता है मुझे नहीं मालूम। तो वो होनी थी नई वाली किडनी की, क्योंकि एक एक्यूट रिजेक्शन आ रहा था। मेरे जो एंटीजन थे क्योंकि इनकम्पैटिबल था, तो वो 1:32 हो गए थे, जो आइडियली 1:4 होने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी एक बायोप्सी होगी और थोड़ी सी अभी दिक्कत है। तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था आपको? बहुत घबरा सी गई थी कि ये क्या हो गया। ये सुनते ही मेरे को ऐसा लगने लगा कि हे भगवान ये क्या कर रहे हैं आप। तो फिर मैं ऐसे एकदम से घबराहट में ही मैंने बोला जो भी प्रभु हुआ है उसे आपको ठीक करना है, और बस जो भी गलत फहमी हुई है या गलती से ये रिएक्शन की ओर जा रही है किडनी, इसको सही कर देना भगवान। फिर पता चला कि चलो सब ठीक है। फिर मैं भी थोड़ी नॉर्मल हुई। उस इसको रिएक्शन की तरफ जाने से मेरी भी घबराहट बढ़ गई थी, तो थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ढीली हो रही थी। तो फिर थोड़ी 1-2 घंटे के बाद वर्षा का फ़ोन आ गया कि मम्मा सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सब लोग नॉर्मल हो गए थे। ठीक है, ये तो हुई स्टोरी की बात। अब मुझे एक डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि एज अ डोनर आपको कभी कोई स्ट्रेच आया, कभी कोई दर्द हुआ, कभी कोई ऐसी तकलीफ हुई? तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बताओ कि क्या किडनी डोनेट करने में कोई दिक्कत आती है? क्या किडनी डोनेट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि किडनी डोनेट करने में क्या दिक्कत आती है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और जब आपने डोनेट कर दी तो उसके बाद आपको कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा है आज तक? देखो मुझे हर हफ्ते अभी जाना पड़ता है, हर हफ्ते तो मेरे टेस्ट होते हैं, मेरा टेक लेवल होता है, मेरे ब्लड टेस्ट होते हैं, कभी क्रिएटिनिन ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, ये सब चलता रहेगा। ये पूरी लाइफ ऐसे चलते रहेगा, क्योंकि मेरे बॉडी में एक फॉरेन बॉडी आई हुई है। तो डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताइए। डोनर के उससे मैं बता रही हूँ कि ये तो मेरा बेटा था कि मैंने किडनी डोनेट की, लेकिन अगर किसी को भी आप लोग सुन रहे हैं कि किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी देने से कोई भी ना हिचके। किडनी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी 5 दिन बड़े आराम से हॉस्पिटल में कट जाते हैं। उसके बाद कोई दवाई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं बहुत बड़े मज़े से जी रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। घूमना फिरना खाना पीना सब अलाउ है, और डॉक्टरों की देख रेख में सिर्फ एक बार आप जाके दोबारा से टेस्टें करवा सकते हैं कि आपकी एक किडनी ठीक चल रही है, ब्लड ठीक है आपका, और आपकी क्रिएटिनिन बढ़ तो नहीं रही है। ये सब दिखाने के लिए आप एक बार पूरा अपना चेकअप करवाइए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कभी दर्द होता है? कभी नहीं। और कभी कोई ऐसे स्ट्रेच वगैरह, वजन कुछ वगैरह? भी नहीं। अच्छा वजन वगैरह उठा सकते हैं? 3 महीने
के लिए मना किया था डॉक्टरों ने, वो 3 महीने आप परहेज कर लीजिए। जैसा जैसा डॉक्टर कह रहा है आप वो फॉलो करिए और उस टाइम तक आप अपने आप को बचा के रखिए, उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, और एक मिथ ये भी है कि फिर लाइफ चेंज हो जाती है, बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों ने भी ये कहा है कि किसी के भड़कावे में नहीं आओ, किसी के कहने पे नहीं जाओ। आप अपनी जिंदगी बहुत जैसे नॉर्मल पहले जी रहे थे वैसे ही 3 महीने के बाद आपकी जिंदगी फिर से वहीं से शुरू होगी। मैं खूब घूमती हूँ, शादियों में जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, पार्टी करती हूँ, सब करती हूँ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डोनर के लिए भी ऐसा है कि उसे भी एक ही तरह का पानी पीना है, बाहर का नहीं खाना है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, डोनर के लिए कुछ भी नहीं है। डोनर सिर्फ वो 3 महीने अपनी परहेज कर लेगा। मतलब डोनर के लिए जैसे हम ब्लड डोनेट करके आते हैं ऐसे बस हम किडनी बिल्कुल, डोनेट करके आए, बिल्कुल, इतना नॉर्मल रहता है। और किसी को भी जरूरत हो किडनी देने की तो ना घबराएं। ये तो मेरा बेटा था, अगर अब मैंने तो ये भी सोच लिया कि किसी पड़ोस में भी किसी की किडनी खराब होती है और किसी के पास 2 हैं तो मैं उन्हें भी सलाह दूंगी कि ये जिंदगी है, आप ये डोनेट करके अपना पुण्य कमा सकते हैं। और पेशेंट के लिए भी बता दो क्या क्या परहेज हैं। पेशेंट के लिए थोड़ी ज्यादा परहेज है, वो भी इसलिए कि इन्फेक्शन का डर ज्यादा है। जितनी आप अपनी सेफ्टी कर तो एक बात बताओ, आप पिछले 5 महीने में 3 बार शादियों में जा चुके हो, 2 बार लोकल पार्टीज में जा चुके हो, बाहर भी जा चुके हो, मुझे क्यों नहीं ले जाते हो कहीं? बेटा इसलिए नहीं, 1 साल और सब्र कर लो। इतना जहाँ इतना कर लिया है, तहाँ 6 महीने और सही, फिर आप भी मेरे जैसे घूमोगे फिरोगे, बहुत कुछ करोगे। आप तरक्की के सारे रास्ते आपके खुले हुए हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर्स सिर्फ पेशेंट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं या डोनर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं? डोनर को भी देते हैं। जो रूल पेशेंट के लिए हैं वो ही डोनर के लिए भी होते हैं। अच्छा। वो इसलिए होते हैं कि डोनर भी एक किडनी दे रहा है। हम लोगों का भी सवाल था डॉक्टर से कि सर आप जैसे पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे तो मेरे को ज्यादा परेशानी होगी क्या? तो डॉक्टर का कहना था कि अगर मैं 4 मिनट तेरे ऑपरेशन में लगाऊंगा तो मैं 4 मिनट मम्मा के ऑपरेशन में भी लगाऊंगा, तो मेरे लिए दोनों समान है। इसीलिए डोनर के लिए भी वही है, लेकिन सिर्फ डोनर के लिए यही वजह है कि उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि पेशेंट में तो किडनी दूसरे की जा रही है ना। इसलिए इन्फेक्शन से और थोड़ा अपनी सेफ्टी करके रखना, खाने पीने में थोड़ी परहेज, क्योंकि उसके किडनी दूसरे की लगी हुई है, इसलिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में ये भी पूछते हैं। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, आप मेरा चैनल देखते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी सारी वीडियो देखते हो? बिल्कुल सारी। अच्छा, तो एक क्विज ये बताओ कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं? 800-900 हो गए। हाँ, 838 हो गए। आप इन लोग से बोल दो मेरे को सब्सक्राइब कर दें। सब सब्सक्राइब किया करें और चैनल को देखा करें, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, सब फ्री है। हाँ, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक बार ये भी पूछते हैं कि एक बार जैसे ऑपरेशन हो गया तो पेशेंट को तो बहुत केयर ट्यूब में रखेंगे, 3-3 4-4 नर्सें पूरा दिन उनका ध्यान रखती हैं, और डोनर को तो ऐसे ही फेंक देते हैं, डोनर से कोई मतलब नहीं। ऐसा ये वाला मिथ भी थोड़ा सा क्लियर कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। डोनर की भी देखभाल बहुत अच्छे से होती है। टाइम टाइम पे दवाइयाँ देना, टाइम टाइम पे आके पूछना कि मैम आप ठीक हैं, मैम आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, मैडम आपको कोई चाहिए तो नहीं। हाँ, ये है कि ऑपरेशन के बाद आपको 3 दिन पानी डोनर को नहीं मिलेगा, 3 दिन के बाद लिक्विड जूस दिया जाएगा, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक सिप लेके पीना पड़ता है, और फिर बाकी तो देखभाल बहुत अच्छी है। ये आपसे किसने कह दिया कि डोनर की देखभाल नहीं होती? तो ये था हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट जिसमें मम्मा ने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस सारे, कि उनको कैसा फील हुआ, क्या हुआ। एज अ डोनर भी उन्होंने सब कुछ बताया और एज अ मदर भी उन्होंने सब कुछ बताया।